हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस खास वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको गणित का पेपर किस तरीके से देकर आना है कि एक तो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाए बहुत अच्छी तरीके से, 2.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाए और किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ में मुझे कॉपी किस तरीके से लिखनी है ताकि टीचर को ज़्यादा परेशानी ना हो, टीचर बहुत अच्छी तरीके से कॉपी चेक कर सके बिना किसी घबराहट के कि आपने क्या लिखा है और कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है। इन सभी बातों को हमको ध्यान रखना है। कॉपी आपको खास तौर से किस तरीके से लिखनी है, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, तो शुरू से लेके आखिरी तक कंप्लीट देखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना है। हर एक स्टूडेंट को ये बताना है कि कॉपी को, अगर गणित की कॉपी को लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है, इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर आपका ये कक्षा 12 गणित का पेपर अपलोड है, वहीं से मैंने ये पेपर लिया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में आपके पास ये निर्देश होते हैं, इन निर्देश को आपको बढ़िया तरीके से, भाई 9 प्रश्न होते हैं। आपको पहली बात, पेपर पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। पेपर पैटर्न बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे, यानी यहां पर आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 8 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 8 क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में 5-5 नंबर के कितने? 5-5 नंबर के 10 सवाल होते हैं। 5-5 नंबर के 10 सवाल होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, जिसमें आपको हर एक में एक एक सवाल करना पड़ता है, जो कि 8 नंबर का सवाल रहता है और यहां पर आपके 3 सवाल रहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कम से कम पेपर में 10 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 10 28 क्वेश्चन और 3 31 क्वेश्चन, कम से कम पेपर में 31 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। और 31 से कुछ प्लस में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 31 के 32 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, 34 तक गाड़ी जा सकती है, 34-35 तक भी गाड़ी जा सकती है, अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा कठिन बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, नहीं तो 31 सवाल तो आपके पास रहते ही हैं, 100 नंबर की बात हो जाती है। और आपको यह पेपर पैटर्न दिमाग में बना के रखना है कि 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से 1 नंबर के सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से 2 नंबर के सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से 5 नंबर के, ये 10 सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको 50 नंबर देकर जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख की उसके कितने खंड करने हैं आपको। ठीक है, अगर आपको पेपर पैटर्न अच्छे से पता है तो 5 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तक, यहां तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसमें आपको एक एक ऑप्शन दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में हमारे पास एक एक ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। ये बात का खास ध्यान रखना है। काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 से कर लें। मेरी सलाह यही है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से कीजिए और 9 तक जाइए। अब इसमें कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर हम लोग पहले लॉन्ग कर लेते हैं, 7, 8, 9, फिर हम लोग सर 5, 6 कर लेते हैं। तो मेरी सलाह ये है, आपको अगर ऐसा करना ही है तो आप पहले क्या कीजिए, अगर देखो मेरी सलाह तो ये है कि 1 से 9 तक सीधे सीधे करते जाओ, जो ना बने उसको अंत में कर देना, आखिरी में कर देना जो ना बने। अगर आपको करना ही है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि पहले 5वां पकड़ लें, 6वां पकड़ लें, 7वां पकड़ लें, 8वां पकड़ लें, 9वां पकड़ लें, इस तरीके से। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें से कोई एक क्वेश्चन ना बना आपसे तो आपका दिमाग खराब होगा और फिर आपका मन थोड़ा सा कम लगेगा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो सलाह मेरी यही है कि 1 से करें, 9 तक जाएं, फिर आपको जो उचित लगा आप कर सकते हैं। बाकी का ऐसे किसी भी प्रकार से नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए कि पहले हम लोगों ने 4था कर दिया, फिर 9वां कर दिया, फिर 5वां कर दिया, फिर पहला कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर 6वां कर दिया। ऐसा तो कतई ना करें, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से इस तरीके से ना करें। ठीक है,
कि क्वेश्चन में आप इस तरीके से करके आ जाओ। ऐसा किसी भी हालात में मत कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूं कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गणित का पेपर देते समय आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट तब हो जाता है जब आपका पेपर अच्छी तरीके से पूरी तरीके से बन रहा हो। मान लो अगर एक क्वेश्चन में अटक गए तो कई लोग क्या कहते हैं, उसको नाक का सवाल बना लेते हैं, उसकी इज्जत का सवाल बना लेते हैं कि यार अगर मैं इस सवाल में अटक गया तो कैसे अटक गया, ये मेरे लिए शर्म की बात हो गई कि मैं इस सवाल में अटक गया। ये मत बनाइएगा, ऐसा नहीं कीजिए। अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। दूसरी खास बात क्या है कि आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉपी को बहुत अधिक सजाना नहीं है, ठीक है ना। कॉपी को सजाने का काम आप बाद में कीजिएगा, पेपर को 2.5 घंटे के अंदर कर लीजिए, उसके बाद आप कॉपी को सजाते रहिए। जैसा भी जितना भी उचित सजाना है उतना उचित सजा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉपी में जब आप लिखोगे तो काले पेन का, नीले पेन का ही आप इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा किसी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, आप नीले स्केच और काले स्केच का भी यूज कर सकते हैं। तो कॉपी को बहुत अधिक सजाने में टाइम ना दें, अंत में सजाते रहें। अच्छा, सॉल्यूशन को बहुत अधिक ज्यादा, मैंने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है इस बात पे कि आप सॉल्यूशन जब करें तो बहुत ज्यादा विस्तार में ना करने बैठ जाएं, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के रख दें। जितना सॉल्यूशन करना है जल्दी से जल्दी करें, तेजी के साथ करें, और जितनी जल्दी हो सके आप फाइनल आंसर दें। अगर बीच में कोई छोटे छोटे स्टेप हैं तो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक स्टेप किया और 4 स्टेप खा गए, ऐसा नहीं करना है, और सीधे 5वें स्टेप पर आ गए, ऐसा भी नहीं करना। बीच में अगर कोई छोटा स्मॉल स्टेप है उसको आप स्किप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना है बहुत तेजी के साथ देना है, बहुत स्पीड के साथ देना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना पेपर कंप्लीट कर सकें। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैथ वो सब्जेक्ट है जहां पर स्टूडेंट पेपर छोड़कर आ जाता है। किसी और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, लेकिन गणित के पेपर में बच्चे पेपर छोड़ के आ जाते हैं। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। बच्चा फिर बाद में रोता है इस बात पे कि सर बना बनाया पेपर छूट गया। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की होती है, आपने किसी एक क्वेश्चन में बहुत अधिक ज्यादा टाइम दे दिया होता है। तो ऐसा ना करें, यदि क्वेश्चन में किसी में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ दें, आगे बढ़ें, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करते हुए। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट आपको स्वयं करना है। कम से कम 3 से 4 पेपर आप हल करके जाएं। टाइमर सेट कर लें, ठीक है, टाइमर सेट कर लें और उस टाइमर के हिसाब से पूरा पेपर आप हल करके जाएं। ऐसा करेंगे तो सही रहेगा। इसके अलावा जो प्रश्न ना बने उसमें हद से ज्यादा समय ना दें। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसमें आपको अपनी नाक नहीं लगा देनी, इज्जत का सवाल नहीं हो गया। और ना ही कॉपी को पेज छोड़ दें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार ये सवाल नहीं बन रहा, इसको हम लोग पेज के लिए जगह दे देते हैं, और फिर बाद में क्या हुआ, उस पेज को आप काटना भूल जाते हैं। तो टीचर ने देखा कि खाली पेज है, बच्चे ने यहीं तक किया, आगे की कॉपी चेक नहीं करेगा। तो ऐसा भी ना करें। अगर आपको नहीं बन रहा है तो पेज ना छोड़ें, बाद में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। ना बनने वाले प्रश्न को अंत में करने की कोशिश करें, इस बात को ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश करें कि पूरा पेपर आपका 2.5 घंटे के अंदर निपट जाएगा। अच्छा, 2.5 घंटे के अंदर पेपर आप खत्म कर सकते हैं आसानी से, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये तब होगा जब आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएंगे। साथ ही जैसा मैंने आपसे कहा कि आप कम से कम 3 से 4 फुल पेपर 3 घंटे के अंदर, मैं कहूँगा 3 घंटे नहीं, आप 2.5 घंटे के अंदर पेपर को प्रैक्टिस करके जाएं। क्योंकि इस बात को ध्यान रखो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीधे वर्ल्ड कप खेलने थोड़ी चले जाओगे। वर्ल्ड कप खेलना है, महायुद्ध है, महासंग्राम है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि प्रैक्टिस करके जाओ। तो प्रैक्टिस जरूर करके जाना। टाइमर सेट करके एक फुल पेपर जरूर देना, ठीक है, ताकि कॉपी को सही से एक बार चेक कर सो। अब कॉपी को चेक करने का भी तरीका होता है। कॉपी को चेक करने का तरीका ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी फड़ कॉपी को एक बार देख लिया, उसको निहार लिया, चेक कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपको कॉपी चेक करने का सही तरीका ये है कि आप पूरा पेपर देखेंगे अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ें, आपने जो सॉल्यूशन किया है उसको एक बार अच्छी तरीके से देख लें। खास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, या फिर कहीं आपने क्वेश्चन को आधा अधूरा तो नहीं कर दिया। हो सकता है थोड़ा सा और पूछा गया हो, आपने सिर्फ आधा किया हो, अभी आधा रह गया हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि आपने क्वेश्चन सिर्फ आधा पढ़ पाया और अभी आधा क्वेश्चन रह गया, तो आप अलग जगह नहीं करें, जहां पर आपने किया है उसको काट दें, फिर अंत में जाके फिर उस चीज को फिर से करें, लेकिन अपने समय के हिसाब से करें, समय अनुरूप करें।
यदि आपको लगता है अभी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, आधा क्वेश्चन, अरे बाप रे ये तो मैंने देखा ही नहीं, आधा क्वेश्चन रह गया, तो फिर अंत में जाके आधा क्वेश्चन फिर से करते हैं, ठीक है। लेकिन अंत में जाके अगर आपके पास 5 या 10 मिनट बचे तो ध्यान रखें, इसके लिए जरूरी है कि क्वेश्चन ना छूटे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक से पढ़ें, पेपर जितना जल्दी हो सके 2.5 घंटे के अंदर पूरा करने की कोशिश करें। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहता है भाई साहब हैंड राइटिंग का, क्योंकि क्या होता है टीचर के पास कम से कम 50 से 60 बेकार हैंड राइटिंग की कॉपी आती है। अब बेकार हैंड राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप लिख तो रहे हो, जो लिख रहे हो वो खराब हैंड राइटिंग में भी लिख रहे हो, और जो लिख रहे हो वो समझ में भी नहीं आ रहा। अगर आप हैंड राइटिंग खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको बुरा लिख रहे हो तो बुरी बात है। अगर हैंडराइटिंग खराब है तो चल जाएगा, बस उसको साफ सुथरा लिखें, ठीक है ना। यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन साफ सुथरा और सुंदर लिखें, साथ ही तेजी के साथ लिखें। इस बात को ध्यान रखें कि कुछ लोग सोचेंगे सर मुझे साफ सुथरा और सुंदर लिखना है तो मैं धीरे धीरे लिख के आ जाऊं। अरे भैया समय निकल जाएगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, 6 घंटे का पेपर नहीं है। फिर टीचर कहेगा अच्छा ऐसा करो बेटा, तुम ये रखो कॉपी, मैं जाता हूं। गेट लगा के सब लोग चले गए हैं, एकदम बिल्कुल धूप अंधेरा है, सन्नाटा है और साए साए की हवा चल रही है, एकदम पीछे से कर की आवाजें भी आ रही हैं, तुम डर भी रहे हो, कांप भी रहे हो। तो भाई साहब कहने का मेरा मतलब ये 3 घंटे से पहले ही आपको पेपर करना है। अगर आप साफ सुथरा लिखने जा रहे हो तो ऐसा नहीं करने कि धीरे धीरे लिखने चलिए, ठीक है ना। और कॉपी दिखाने से पहले कॉपी मैंने पूरी लिखी है, खुद से लिखी है, साफ सुथरी अच्छी तरीके से लिखी है। इस बात को भाई मैं कहूंगा कि भाई श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, युद्ध अर्जुन ने ही लड़ा था, इस बात को भाई ध्यान रखें, है ना। ऑब्वियसली बात है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने ही युद्ध लड़ा था, श्री कृष्ण सिर्फ उनके सारथी है। मैं आपका अंत तक साथ दूंगा, बस इस महायुद्ध को जीतने की बारी आपकी है, यानी मेहनत आपको करनी है। मैं अंत तक लड़ा रहूंगा, अंत तक बना रहूंगा, अंत तक साथ दूंगा। जब तक मेरे ऊपर बहुत बड़ी समस्या ना आ जाए, जब तक मेरे ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत ना आ जाए, विपदा ना आ जाए, मैं आपका अंत तक साथ दूंगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और हम लोग तो YouTube पर एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे, पूरे रात पढ़ने का एक रिकॉर्ड भी अपन लोग कायम करेंगे। और आपके लिए खास तौर से मैं ये लेकर आया हूं, नींद का कत्ल करना होता है भाई, नींद का कत्ल करना होता है, तब जाकर ख्वाब पूरे होते हैं। अगर सपने देखे हैं तो जागना सीख जाओ। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं भाई साहब पेपर पर, कि पेपर आपका किस तरीके से। ध्यान रखें, अगर आपके पास बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हल नहीं करना है, आपको तो ये देखना है कि उत्तर क्या हो सकता है। जैसे कि fx बराबर 3x है, आपसे पूछ रहा है क्या उत्तर रहेगा, तो 3x के लिए जब हम लोग बात करते हैं और अगर हम लोग मैपिंग करें fx बराबर 3x यानी y बराबर 3x की बात कर रहा है। अगर आपने x का मान 1 रखा तो y का मान आपको 3 मिलेगा, अगर आपने x का मान 2 रखा तो y का मान आपको 6 दिखाई देगा, अगर आपने x का मान 1/3 रखा तो y का मान आपको 1 दिखाई देगा, अगर 0 रखा तो 0 दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग ये देख रहे हैं सिंगल भी हो रहा और कुछ भी छूट नहीं रहा, कुछ ना कुछ कनेक्ट जरूर होगा। तो ये काम आपको रफ में कर लेना है जितनी जल्दी हो सके। ध्यान रखिएगा पेपर में गूदागादी मत कीजिएगा, कोई टीचर खड़ूस होगा वो आपको चपेट लगा देगा और आपको 4 बातें भी सुना के चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पेपर में गूदागादी लिखना विखना कुछ मत कीजिएगा, साफ सुथरा रखिएगा अपना, जो रफ करना आप कॉपी में कीजिए। तो आंसर आप इसका क्या होता है भाई, FAK की अच्छा तक है, ये होता है। इसके बाद ये आपको पता है NCERT का सवाल है, प्रश्नावली 1.1 का अंतिम का बहुविकल्पी सवाल आपको देखने के लिए मिलता है और इसका आपको आंसर भी पता होगा कि कितना आता है भाई। अगर मैं बात करता हूं तो 6-8 आता है, ठीक है। कैसे करते हैं, यहां पर हम लोग इसको लगाकर A और B का मान रख कर संतुष्ट करके देख लेते हैं। कैसे भाई, B का मान 6 से बड़ा होना चाहिए तो 2 और 4 ये नहीं होगा। अगर तुमने A और B का मान यहाँ 3 और 8 रखा तो A का मान 3 रखो और B का मान अगर हमने 8 - 2 किया तो बराबर नहीं बैठेगा, तो बराबर नहीं बैठेगा तो ये नहीं होगा। अगर हमने A का मान 8 रखा और B का मान 7 रखा -2 किया तो ये भी बात नहीं बनेगी, ये भी बात नहीं बनेगी, तो एक ही ऑप्शन सही होता है। अब देखिए समाकलन करना बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, खंड समाकलन करते हैं और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का क ख ग और 2 सवाल और रहेंगे, घा और अंगा,
इनको जितनी जल्दी रफ में देख के कर सको उतनी जल्दी करो अगर किसी को हल करना है। जैसे कि इसकी कोटि पूछा तो बहुत ही आसान है, यहां से आप कोटि को पकड़ते हैं, इस हिसाब से कोटि कितनी है भाई, कोटि 2 है। और यदि दो सदिश परस्पर लंब है तो लंब होने की स्थिति क्या होती है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो यहां से आप लैम्डा का मान निकाल लेंगे और यहां पर आप लैम्डा का मान निकालेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास 2 आता है। तो ये बात हो गई जितनी जल्दी आपने क्वेश्चन नंबर 1 निपटा लिया। अब क्या भाई साहब कि जैसे ही आपको उत्तर पता चल गए, आपको सबसे पहली बात तो ये करना है कि इस प्रकार से लिखना है भाई साहब, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कुछ ज्यादा मैंने नहीं किया, यहां पर ऐसा नहीं लिखा मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 1 या प्रश्नोत्तर क्रमांक 1, नहीं, सिर्फ मैंने प्रश्नोत्तर कर दिया, 1 डाल दिया। और इसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं पहले का का, पहले का खा, पहले का गा, पहले का घा और पहले का अंगा, इस तरीके से। और एक पेज में किया है, बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, ओनली एक पेज में किया गया है। और आपको भी इसी प्रकार से करना। अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आए, वैसे जहां तक आप ये उम्मीद लेके चलिए कि पहले क्वेश्चन में आपके 5 बहुविकल्पीय सवाल आपको देखने के लिए ही मिलेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले का का, खा, गा, घा, अंगा डाल दीजिए, जो भी विकल्प का आपका नंबर सही है वो डालिए और विकल्प का उत्तर जरूर लिख के आइए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ विकल्प का नंबर डाल दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना। और आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि भाई 1 से 2 लाइन या 3 लाइन आप बीच में जगह छोड़िए ताकि टीचर अच्छे से चेक भी कर सके। तो बात आप समझ गए। जो बहुविकल्पी सवाल होंगे आपको इस तरीके से लिख कर लाना, इसी प्रकार से लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते। अब ये आपके पास हल करने के लिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात कर रहा हूं, सभी खंड करने के लिए कह रहा, ठीक है ना। तो देखो का, ख, गा, घ, अंगा अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको अब क्या करना है, इस बात को ध्यान रखिए कि पूरा आपको डालेंगे। जैसे कि दूसरे का का कर रहे हैं, तो जब हम लोग दूसरे का का कर रहे हैं तो आपको पूरा डालना है, प्रश्न उत्तर दूसरे का, इस प्रकार से पूरा डालेंगे। ठीक है ना। और अंडरलाइन भी आपको नहीं करना है। मैं आपको बताऊं, आपको जरूरी नहीं कि अब यहां पर 2 लाइनें खींच रहे हो और सजा रहे हो, ये काम अंत में कीजिएगा। देखिए मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, यहां पर सीधा प्रश्नोत्तर डाला, कोई यहां पर अंडरलाइन नहीं खींची है। मैं आपसे चाहूंगा कि ये अंडरलाइन खींचने का काम बाद में ही कीजिएगा। हाँ, आपके पास पहले कॉपी आ जाती तो आप हाशिया जरूर खींच सकते हैं, ये हाशिया जरूर से जरूर खींच लेगा। अब जब आपके पास समय है तो हाशिया में 2 लाइन कर दो, बहुत अच्छी तरीके से सुंदर दिखने लगेगा। जब आपके पास समय, इसमें बाद में अंडरलाइन करते रहना, बहुत सुंदर दिखेगा। लेकिन आपको ये काम बाद में ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम, का, खा, गा, घा, अंगा, ये देख लेते हैं। तो गौर कीजिए इस बात को। देखिए प्रश्नोत्तर दूसरे का मैंने सिंपल डाल दिया, प्रश्नोत्तर दूसरे का, कोई नीचे अंडरलाइन नहीं खींची, मैंने साफ लिखा है, सुंदर लिखा है, अच्छा लिखा है, ये नहीं किया कि मैंने उसको सजाते हुए। अच्छा, दूसरी बात, जरूरी बात क्या है भाई, सॉल्यूशन लिखो या हल लिखो, इस बात को ध्यान रखना कि यहां पर ये काम जरूर कीजिएगा, या तो सॉल्यूशन लिखिएगा या फिर हल लिख दीजिएगा, जो भी लिखना हो। और एक बड़ी बात, बराबर का निशान जरूर लगाते चलिएगा, इस तरीके से बराबर का निशान जरूर लगाना है आपको। तो आप ये देख रहे हैं कि दूसरे के काम है, इस तरीके से ये पूरा है और एक पेज में आप बहुत बढ़िया तरीके से एक पेज में ये आप इस तरीके से आंसर बता रहे हैं। तो इस तरीके से करना है, इस बात को ध्यान रखें। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रश्नोत्तर दूसरे का खा, कोई अंडरलाइन नहीं खींची, ये काम मैं कब करूंगा, ये काम मैं अंत में करूंगा, बाद में करूंगा। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखो या हल लिखो, ठीक है ना। और मैंने इस सवाल को करना शुरू किया और आपके पास सवाल क्या भाई, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर mod x, x बराबर 0 पर संतत है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैं आपसे कह चुका हूं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हर हाल में रटे होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, इस क्वेश्चन में, कंटिन्यूटी वाले इस क्वेश्चन में, संतत वाले इस क्वेश्चन में आपको एक बात का खास तौर से ध्यान ये रखना है कि भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट एक पेज में इस तरीके से करें। बिल्कुल ये ना करें कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट की है और यहां पर आप एक बीच में लाइन खींच दें। अच्छा, खींचना चाहो खींच सकते हो, मतलब बीच में लाइन खींचे, राइट हैंड लिमिट करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टीचर को चेक करने की बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट एक पेज में करें इस तरीके से, बाद में यहां जगह छूटी रहने दो, आप थोड़ा बीच में लिखें। अब ऐसा ना करें कि एकदम बिल्कुल कुन्ने में सटा के चिपका के लिख दिया, इतने में लिख दिया। अब इतनी बड़ी जगह तो खाली छूटेगी तो वो अजीब दिखेगी, बेकार दिखेगी। तो थोड़ा सा ये करें कि बीच में लिखें, ऐसा ना करें कि भाई साहब बिल्कुल एकदम चिपका के सटा के कमजोरी की तरीके से लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखो, एक बार में लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, एक ही जगह पर लिखो, एक ही पेज में लिखो, और उसके बाद आगे राइट हैंड लिमिट अगले पेज में करने जाओ और फिर फलन का मान अगर है तो फलन के मान निकालो। और आपको संतत दिखाना था तो इस प्रकार से आपने हैंड्स प्रूव्ड कर दिया। ये बात खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग कॉपी में जब करने जाते तो इसी प्रकार से करते हो कि नहीं करते हो।
हो, बताओ मुझे। इसी प्रकार से करते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, फिर साइड में लाइन खींच के राइट हैंड लिमिट लिख दी। इस तरीके से नहीं करना, लेफ्ट हैंड लिमिट एक उसमें, फिर आगे जाके राइट हैंड लिमिट लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग इस तरीके से करके आपको बताना है। ठीक है, साफ सुथरा सुंदर लिखना है ना। हाँ, फिर देखिए प्रश्नोत्तर दूसरे का कोई अंडरलाइन नहीं, सॉल्यूशन किया। ठीक है, कोटि घात पूछ रहा था तो कोटि घात कर दी। जरूरी नहीं है कि आपको अवकल समीकरण भी लिखना है, आप तो सीधे कोटि और घात बताइए और उत्तर लिख के आइए। हर बार प्रश्न भी लिखना जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। ये अवकल समीकरण लिखने में भी आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वो 15 से सेकंडों की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप तो सीधे हल डालिए, कोटि लिखिए, घात लिखिए और आंसर आप बता के आ जाइए। प्रश्नोत्तर दूसरे का घा, अब यहां पर तो कोई जगह है, प्रश्नोत्तर दूसरे का घा डाला और दूसरे के घा को हम लोग करने चले गए। यहां पर दूसरे के घा में आपको दिक् कोसाइन पूछ रहा था। क्या कह रहा था कि दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। रेखा की दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं? अगर हमने मान लिया पी क्यू तो हम निकाल लेंगे भाई साहब पी क्यू, बीच की दूरी, और इसके ये दिक्कनुपात निकालते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये निकालते हैं। और उसके बाद हम लोग रेखा के दिक् कोसाइन की बात कर लेते हैं। रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं? इस प्रकार से फॉर्मूला आपको याद रखना है, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, और कुछ ये प्रकार से हम लोग दिक् कोसाइन यानी LMN दिखा देते हैं। फिर देखिए प्रश्नोत्तर दूसरे का अंगा, उसी के बाद आपने लिख दिया। और ये ध्यान रखें कि कम से कम एक लाइन तो जरूर से जरूर छोड़ दें, बिल्कुल चिपका के ना लिख दें कि पता ही नहीं चल रहा आपका प्रश्नोत्तर जो संख्या लिखी है वो कहां लिखी है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी कर रहे हो प्रश्न उसको पूरा डालना है, जैसे कि प्रश्नोत्तर दूसरे का अंगा, और नीचे अंडरलाइन बाद में करनी है। फिर आपको सॉल्यूशन लिखना है और पूरा जो आपका सॉल्यूशन है, प्रायिकता का सवाल था, पीए दिया, पीबी दिया, और ये आप कर रहे हो तो इतना आप करके आ जाओ, कुछ इस तरीके से। फिर आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब बहुत अच्छी तरीके से पेपर पैटर्न आपके दिमाग में बैठा हो कि मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा उसमें 4 ही सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 2-2 नंबर के सवाल होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं तीसरे का का, खा, गा और घा। तो आपने प्रश्नोत्तर तीसरे का का किया, भाई संबंधों की संख्या पूछ रहा था तो संबंधों की संख्या के लिए ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये फॉर्मूला था 2 की पावर m इंटू n, इस तरीके से करने के लिए कह रहा था, है ना। सॉल्यूशन हल ये जरूर आपको करना है। प्रश्नोत्तर तीसरे का खा किया, सॉल्यूशन किया, और ये आपको इतना प्रूफ करने के लिए कह रहा था तो इतना इस तरीके से प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ लिख दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है इस बात को कि भाई कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार आखिरी की लाइन में नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मान लो अंत में सिर्फ एक लाइन बची है आपको उत्तर लिखने के लिए, मान लो अंत में एक लाइन बची है उत्तर लिखने के लिए, तो उस लाइन को अगले पेज में मत लेके जाओ, वहीं कर दो। मान लो 3 से 4 लाइन बची है तो अगले पेज में चले जाओ। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो तीसरे का खा हो गया, अब तीसरे का गा देखिए। तीसरे के गा में आपसे कौन पूछ रहा था तीसरे के गा के लिए, तो कुछ इस तरीके से देखिए, प्रश्नोत्तर तीसरे का गा किया, सॉल्यूशन किया। ये पूरा पेपर आपको पता है, जैसे मैंने आपसे बताया, यूपी एमएसपी यानी यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल, वहां से मैंने इस पेपर को लिया और वही पेपर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। बाकी मैंने इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर आपको दे रखा है, मतलब पूरा पेपर आपको वीडियो के रूप में हल करा के दिया हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा कि इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको कहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको आसानी से। ठीक है, तो आपसे कौन पूछ रहा था, कौन के लिए ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बस आपको इसी तरीके से करना है, ध्यान रखिए। प्रश्नोत्तर तीसरे का घा किया है, सॉल्यूशन किया है। सॉल्यूशन ये आप यहां पर बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, शानदार वाला, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप यहां पर गौर कीजिए, एक ही पेज में आ गया और आपने यहां पर अंत में लिख दिया कि अतः x बराबर 3 y बराबर -4। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा कर दिया। अब तीसरे के घा के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, सभी खंड करने के लिए कह रहा है। यहां पर भी कितने सवाल रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में 4-4 सवाल रहते हैं, यानी 2-2 नंबर के 8 सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 4 का खा आपके पास ये है, इस तरीके से सवाल, 4 का गा और 4 का घा। और मैं तो आपसे ये चाहूंगा कि एक नंबर के, भाई साहब एक नंबर के आपके पास जो 10 सवाल आने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंतर्गत, और 2 नंबर के जो आपके पास 8 सवाल होने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंतर्गत, इसको आप आधा घंटा के अंदर, मैं बिल्कुल लिटरली यही बात कह रहा हूं, अगर आपको पेपर बहुत जल्दी निपटाना है तो आधा घंटे के अंतर्गत आप ये चीज, कितनी चीज, 18 क्वेश्चन
10 और 8 18 क्वेश्चन हर हाल में आधे घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी करने की पूरी कोशिश करें। साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग के साथ बढ़िया बनाते हुए जल्दी से जल्दी। और कितना, आधा घंटे का समय लगना चाहिए। आधे घंटे के अंदर कर ले जा रहे हैं तो बाकी चीजों को करने में बहुत अच्छी आसानी से आप चीजों को निपटा पाओगे। तो हम लोग बात कर रहे थे चौथे के खा, गा और घा पर, ठीक है। तो यहां तक आपके पास 2 नंबर के ये सवाल हो जाते हैं। तो देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर तीसरे के घा के बाद हम लोग आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का 2 नंबर का ये सवाल है, 4 लाइन में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना हो गया है तो इस स्थिति में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और चौथे का खा यहीं से लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम आप जब प्रश्न उत्तर संख्या डालें तो उसके बाद एक लाइन जरूर छोड़ दें और इस तरीके से सॉल्यूशन डालना मत भूलें। अंडरलाइन हम लोग इस क्वेश्चन में बाद में ही करेंगे, इस कॉपी को सजाने का काम हम लोग बाद में ही करेंगे। और देखिए प्रश्नोत्तर हमने चौथे का खा डाला और इसको हल करना शुरू किया और यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से करना शुरू कर दिया। अब 20 लंबवत इकाई के लिए जो फॉर्मूला होता है उस बात को ध्यान रखना कि a प्लस बी और a माइनस बी कह रहा था तो a प्लस बी और a माइनस बी के लिए हम लोग ये लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी के लिए कह रहा था। अगर a और b की बात हो रही होती तो सीधा सीधा फिर फॉर्मूला आपके पास a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b होता है। लेकिन यहां पर आपको स्पष्ट तौर से a प्लस बी और a माइनस बी के बारे में बात कर रहा है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, चौथे का खा हो गया। अब देखिए चौथे का गा। चौथे का गा आप यहां पर देख रहे हैं। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि चौथे का गा आप करने का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब हमारे पास भुजाएं दी हैं तो ये फॉर्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखें। और इतना आपने आंसर दे दिया। अब इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो कि 4 लाइनें बची, बस इतनी सी जगह बची। अब इस इतनी सी जगह में आप बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकते हो। तो अगर आपके पास मात्र 4 या 5 लाइनें बच गई हैं तो अब यहां से अगला क्वेश्चन चालू मत करें। एक छोटी सी इस तरीके से लाइन खींच दें और पीटीओ लिख दें। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरे पास अंत में 4 या 5 लाइनें बची हैं तो अगला प्रश्न आप उसी पेज में ना करके अगले पेज में करने चले जाएं। तो कुछ इस प्रकार से आपको लाइन खींच के पीटीओ लिख देना है और इसके बाद चौथे के घा पे आ जाते हैं। चौथे के घा में आप इस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सवाल लगा है एक पेज में। ये पूरा का पूरा आपका सवाल बढ़िया तरीके से लग गया। टीचर को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको इस क्वेश्चन को देखकर, इस सॉल्यूशन को देखकर पूरा नंबर देने में 1% का भी उसको परेशानी नहीं होगी। बढ़िया तरीके से वो देखेगा, शानदार टिक मारेगा, पूरे के पूरे नंबर फेंक के मारेगा आपके लिए। तो आपने ये देखा कि भाई चौथे के घा तक की बात मैंने कर ली। फिर आपके पास बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि यहां से 5-5 नंबर के, पहली बात तो सभी खंड करना है, 5-5 नंबर के आपके पास 10 सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 5 सवाल रहते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास 5 सवाल रहते हैं, यानी 50 नंबर बनते हैं। यही सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पर बच्चे फंस जाते हैं, जहां पर बच्चों से कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, जहां पर एक आध सवाल ऐसा हो जाएगा जहां पर आपसे बन नहीं रहा होगा। क्योंकि यदि ये सेक्शन जीत गए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जीत गए, आप आधी दुनिया जीत जाओगे। भाई 50 नंबर तो यहीं से बनना है, तो आधी दुनिया यहां पर आपने जीत ली। तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी 1 नंबर के सवाल और 2 नंबर के सवाल आधे घंटे के अंदर लगाने की पूरी कोशिश करना। इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा जिसको आप 1 घंटा, सवा घंटा के अंदर, 10 क्वेश्चन है ना मेरे पास, 10 क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चनों को 1 घंटा, सवा घंटा के अंदर आप इसको पूरे पूरा करने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर अगर आप कर ले जाएंगे, बहुत शानदार बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप 1 घंटे के अंदर, नहीं तो आप 1 घंटा 20 मिनट ले लीजिए, क्योंकि आखिरी में जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आप डेफिनेटली करके चले जाओगे, वो आप आसानी से कर लोगे। लॉन्ग क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती, किसी को नहीं आती, यहीं पर बच्चा फंसता है, याद रखिएगा। तो अब आपको क्या करना है भाई, प्रश्नोत्तर 5वें का ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करे कि प्रश्नोत्तर 4 लिख दिया फिर क ख ग घ यहां लिख रहे हाशिए में, ना जी ना, ठीक है। प्रश्नोत्तर चौथे का घा इस तरीके से कर दिया और इसके बाद भाई साहब आ गए हम लोग प्रश्नोत्तर 5वें के का पे। प्रश्नोत्तर 5वें का ये कोई अंडरलाइन नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा ये अंडरलाइन वगैरह हम लोग बाद में ही करते रहेंगे। तो आपके पास प्रश्नोत्तर 5वें के का में ये वेरी इंपोर्टेंट, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ये आप समझ लीजिए कि बोर्ड पेपर का या बोर्ड का ये दामाद है, इसको बोर्ड को बहुत ज्यादा पसंद है ये क्वेश्चन देने में,
ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। 5वें का खा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर आपसे अवकलन करने के लिए कह रहा और ये आपके समाकलन के लिए कह रहा, बहुत ही आसान है। और आगे आपसे न्यूनतम दूरी के लिए कह रहा, याद रखिएगा भाई साहब, न्यूनतम दूरी का सवाल फिक्स रहेगा, आना ही आना। न्यूनतम दूरी का सवाल बिल्कुल 5 नंबर में या 8 नंबर में, 5 नंबर में भी हो सकता है और 8 नंबर में भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 नंबर और 8 नंबर में पूरा फिक्स रहता है, इसको आप किसी भी हालात में छोड़ नहीं सकते। न्यूनतम दूरी बताइए मुझे कमेंट्स करके, सभी को न्यूनतम दूरी के सवाल लगाना आता है कि नहीं आता है, बहुत अच्छी तरीके से। समांतर के लिए और असमांतर यानी विषमतलीय के लिए, विषमतलीय रेखाओं के लिए और समांतर रेखाओं के लिए न्यूनतम दूरी निकालना आपको हर हाल में आना ही आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 5वें के का पे आ गए, बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 घंटा 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आप 5वां और 6वां निपटाएंगे, तो 5वें के का पे देख रहे हैं इस तरीके से। और दूसरा सॉल्यूशन आपने डाला। अब सौतुल्य सममित की बात करें तो आप सौतुल्य सममित थोड़ा हेडिंग बना के लिख कर आइएगा, ठीक है ना। सौतुल्य कह रहा, सममित कह रहा, तो अलग से आपको पता चलेगा कि टीचर को कि सौतुल्य किस बारे में हो रहा, सममित किस बारे में हो रहा। तो आपने सौतुल्य दिखा दिया, इस प्रकार से आपने सममित दिखा दिया, और यहां पर आ गए आपने हेडिंग डाल दी संक्रामक की, और आपने टोटल ये संक्रामक दिखा दिया। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं और आगे आप देखें प्रश्नोत्तर 5वें का खा। तो प्रश्नोत्तर 5वें के खा के लिए सॉल्यूशन आपसे कह रहा, इस प्रकार से आपको ए और बी दिया था और हमको यहां पर ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स करके दिखाना था। तो हम लोग ये करने गए और इस तरीके से बढ़िया बेहतरीन वाला, शानदार वाला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बढ़िया तरीके से बनता होगा। तो इसको करने गए और यहाँ पर हम लोग LHS ले लिया, देखिए हेडिंग डाल के किया LHS, ठीक है ना। और इस तरीके से हम लोग इसको 3 पेज के अंदर जो बड़ा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और इसको करके दिखाया, RHS लिया और फाइनल में LHS बराबर RHS करके हेंस प्रूव्ड कर दिया, शानदार वाला। फिर आगे आ जाते हैं प्रश्नोत्तर 5वें का, कोई नीचे अंडरलाइन नहीं कीजिए, सॉल्यूशन लिखा है और इसका हम लोग अवकलन करने गए। यहाँ पर देखिए y बराबर sin x पर cos x, दोनों पक्षों में log ले गए और इस तरीके से हम लोगों ने बढ़िया वाला, शानदार वाला इसका आंसर बता दिया। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 5वें के घा पर, और आपने सॉल्यूशन लिखा, आपको समाकलन करने के लिए कह रहा था, ध्यान रखिएगा प्रगुण बगल में लिखना है, बगल में लिख दो, प्रगुण उसी सवाल के नीचे लिखना है, मतलब ये आपने डाला और इसके बाद आप प्रगुण लगाने गए तो प्रगुण आपको नीचे लिखना है, नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बगल में लिखना है, बगल में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर प्रगुण ये है जो मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया ताकि आपको थोड़ा अलग से वो दिखाई देता रहे, ठीक है ना। अगर आप कोई फॉर्मूला वगैरह लिख रहे हैं तो अलग से दिखाने के लिए आप साइड में लिख सकते हैं और उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। और इस प्रकार से आप आंसर बता रहे हो। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, प्रश्नोत्तर 5वें का अंगा देख लेते हैं। बढ़िया तरीके से आपने लिखा प्रश्नोत्तर 5वें का अंगा। और एक चीज और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर मत लिखिएगा। अगर आप ऊपर लिखने की बात करते हैं तो ऊपर ना लिखिए, बहुत जगह है, कॉपी आपको बहुत सुंदर साफ सुथरी बढ़िया गोरी चिट्टी कॉपी मिलती है, ठीक है ना। तो बढ़िया अच्छी तरीके से उस कॉपी का यूटिलाइज कीजिए, उसका यूज कीजिए, सॉल्यूशन लिखिए। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए, बढ़िया तरीके से कीजिए। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने किया, यहाँ पर है ना, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए। और यहाँ पर एक खास बात भाई क्या कि सवाल जो है ये यहाँ पर निपट गया। न्यूनतम दूरी के लिए आप इकाई लिख रहे हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखना मत भूल जाइएगा। जहां पर इकाई लिखना है, जहां पर मात्रक लिखना है, वहां पर मात्रक जरूर लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 लाइन 6 लाइन छूट गई, तो यहीं से क्वेश्चन नहीं बढ़ाना शुरू कर दिया, ये आपका खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये कि अगर पेज जो है आपका 1/3 यानी आधा से ज्यादा भर गया है ना, तो अगला क्वेश्चन वहां से चालू मत कीजिए। यानी कि अगर कॉपी का पेज आधे से ज्यादा भर गया है तो अगले पेज में जाइए और अगले पेज में उसका सॉल्यूशन कीजिए, लेकिन उससे पहले एक हल्की सी लाइन खींच के जाइए और पीटीओ लिखिए, इस बात को ध्यान रखें। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर 6वें के का पे, जहां पर आपको ये कंटिन्यूटी के लिए सवाल कह रहा था, ध्यान रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL के लिए आपने हेडिंग बनाई और एक LHL जो है वो आपने इस तरीके से लिख दिया। और आप ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सीधी लाइन खींची पर RHL भी यहीं चेपे जा रहे हैं, ये चिपकाने का काम नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत जगह रहती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बढ़िया तरीके से, साफ सुंदर तरीके से इस तरीके से आपने लिख दिया। इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से दिखाने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि बीच में लिखने की कोशिश करेंगे, बीच में बढ़िया तरीके से दिखा देंगे और इस तरीके से आप आंसर दे देंगे। फिर हमारे पास 6वें का खा आ जाता है। 6वें के खा में आपको सवाल
सवाल कह रहा था भाई y बराबर cos x के लिए आपको एरिया बताना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 वर्ग इकाई आता है। और देखिए मैंने क्या कहा आपसे, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए वर्ग इकाई होता है, तो क्षेत्रफल के लिए वर्ग इकाई होता है, ये जरूर लिखें, वरना टीचर आपको 1 नंबर या आधा नंबर बिल्कुल काट सकता है यहाँ से अगर आपने मात्रक नहीं लिखा। ठीक है, फिर छठवीं के गा में आपसे यहाँ पर रेखाओं के लिए कह रहा था कि रेखाएं लंबवत हैं, तो पी का मान पूछ रहा था। देखिएगा ये आपके पास क्वेश्चन है कि छठवीं का, अब छठवीं के का में ये आपसे कंटिन्यूटी के लिए सवाल दिया था। छठवीं के खा में आपको y बराबर cos x का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था। इसके बाद छठवीं के गा में आपको p का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ताकि रेखाएं परस्पर लंब हो जाएं, इसके लिए कह रहा है। अब देखिए छठवीं का घा देखिए, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 12 का एक सवाल आपको हर हाल में देखने के लिए मिलेगा। इससे कोई भी मजाक नहीं करना है चैप्टर नंबर 12 से, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल आपको निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलेगा। 5 नंबर में भी हो सकता है, 8 नंबर में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और प्रायिकता आप बहुत बढ़िया तरीके से करके जाइएगा। छठवीं का अंग सवाल आप प्रायिकता का ये सवाल देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर छठवीं के गा पे, तो क्वेश्चन नंबर छठवीं के गा पे हम लोगों ने इस तरीके से किया है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रेखाएं परस्पर लंबवत हो रही हैं, तो रेखाओं परस्पर लंबवत के लिए ये फॉर्मूला होता है, विद्युत अनुपात क्या होते हैं, उनका गुणा योगफल 0 के बराबर हो जाता है, इस तरीके से। तो पी का मान हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं 70/11 करके। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो छठवीं का घा करके, तो छठवीं का घा कोई अंडरलाइन नीचे नहीं कीजिए, सॉल्यूशन लिखा गया और इस तरीके से हम लोग लिखने चलेगा। जैसे ही आपके पास बिंदु मिल जाए वैसे ही आप चित्र खींच दें। देखिए इस बात को एलपी में ध्यान रखें कि जैसे ही आपको सारी चीजें मिल जाएं तो चित्र बनाने जाओ ना, तो थोड़ा सा रफ में ट्राई कर लेना, यार मेरा जो चित्र जाएगा वो कैसा जाएगा, यार मेरा जो चित्र जाएगा वो कैसा जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि चित्र को, अच्छा उसमें फिर रफ में करने जा रहे तो सजा नहीं रहे, जितनी जल्दी हो सके, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाए। भाई आपको एक आइडिया चाहिए कि चित्र आपको दिखना कैसे वाला है, ये बात ध्यान रखें। और जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार से चित्र को गलत मत कीजिएगा, ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। मतलब आपने पहले चित्र बना दिया, अब यार ये तो चित्र गलत हो गया, अब यार ये तो इसको मुझे इसको कचरा करना पड़ेगा, तो फिर तुम लगे हो पड़े हो कट्टे 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 कट करने। तो कट्टा पिट्टी जितना कम करोगे तो उतना तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से साफ सुथरा अच्छी तरीके से इस चित्र को बनाया गया है। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दूं, आप चित्र को एक बार जल्दी से रफ में बना के एक आइडिया ले लेना, जो मेरा चित्र जाएगा यहाँ से वो किस हिसाब से, किस तरीके से, किस प्रकार का जाएगा, किस तरीके से दिखेगा। फिर आप बढ़िया सा अच्छे से बनाइए। और कोई जरूर अच्छा ध्यान रखिए, पेंसिल से ना बनाए चित्र। क्यों? क्योंकि भाई क्या होगा कि पेंसिल जो है वो रगड़ खाएगी। आपने पेंसिल से तो बना दिया, अब जब कॉपी रगड़ खाएगी आपस में तो हो सकता है वो चित्र आपका धुंधला हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुरंत कॉपियां चेक हो जाती हैं, थोड़ा समय लगता है। तो आप पेंसिल से बनाओगे तो हो सकता है वो धुंधला हो जाए, इस बात को ध्यान रखें। तो पेन से बनाएंगे, इसीलिए जब पेन से बनाओगे तो थोड़ा सा रफ में बना के एक बार ट्राई कर लोगे कि आइडिया ले लोगे कि भाई चित्र जाने वाला है तो कैसा जाने वाला है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर प्रतिच्छेद रेखाएं कोई नहीं थी, तो प्रतिच्छेद रेखाएं कोई नहीं थी, तो सीधे सीधे हम लोग छायांकित भाग पे आ गए। और छायांकित भाग कोई भी सुसंगत हल नहीं था, तो कोई भी आपका सुसंगत हल नहीं। और यहाँ पर देखिए 4 लाइन छूट गई, तो मैंने एक इस तरीके से लाइन खींच दी और पीटीओ लिख दिया बहुत बढ़िया तरीके से। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं तो छठवीं का अंगा। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, यानी 5 और 5 मिलके 10 सवाल होते हैं 50 नंबर वाले, ये पूरे हो जाते हैं बढ़िया तरीके से। तो प्रश्न उत्तर छठवीं का अंगा, सॉल्यूशन डाला, प्रायिकता का यही सवाल था। और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से पहला देखेंगे, ये पहला डाल दिया, पहला पॉइंट, ठीक है ना, और इसके लिए उत्तर बता दिया। और यहाँ पर मैंने दूसरा डाल दिया, अभीष्ट प्रायिकता करके इसके लिए बढ़िया वाली उत्तर यहाँ पर बता दिया। फिर भाई साहब आ जाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग लॉन्ग सवालों पर। अब आपको अच्छी तरीके से पता है लॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर मेरे पास 8 नंबर के सवाल हैं। 2 सवाल दिए रहेंगे और एक एक करना पड़ता है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, ये आपसे सवाल में कह रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा हो क्योंकि प्रिंट में सही नहीं निकल के आया। यहाँ पर मेरे पास है ए इनवर्स और यहाँ पर है बी, और आपसे ए बी का होल इनवर्स पूछ रहा है। अच्छा ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से भाई, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना, ये सवाल तो बनना ही बनना चाहिए। मतलब ये सवाल आंख बंद करके पता होना चाहिए। ये सवाल तो भाई मैं कहूँ मुर्दे को भी अगर जाके मैं कहूँ ना कि बेटा ये सवाल पूछा जाएगा, तो मुर्दे में भी जान आएगी और कहूँगा कि हाँ सर जी ये सवाल पूछा जाएगा, इसको तो मैं रख के चला जाऊँगा, इसका तरीका तो मुझे लगाना आता ही आता है। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए 8 नंबर का ये सवाल
हर हाल में पूछा जाएगा। और जैसा है कि सिलेबस कम हुआ है तो निश्चित तौर पे ये सवाल आएगा ही आएगा। तो XYZ निकालना, इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 के लिए LPP वाला सवाल, इसके लिए भाई साहब न्यूनतम दूरी वाला सवाल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, आना ही आना। तो इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज आप बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। तो 7वें के का और खा में कोई एक करना पड़ता है हमारे पास, 8वें के का और खा में, तो यहां पर मैंने 7वें में खा लगा दिया, मैंने पूरा नहीं किया, ठीक है ना। कोई एक आपको कोई ये नहीं कहे कि सर जी आपको तो आता ही नहीं था इसीलिए आपने नहीं किया, हम नहीं खेलने वाले हैं, सर जी आप चीटिंग करते हो, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। एक करना था तो मैंने एक कर दिया आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, 8वें के का खा। अब आपको ये डिसाइड करना है ना कि भाई आपके लिए कौन सा सरल सवाल है, आपके लिए जो सवाल है वो कौन सा सरल होने वाला है। आपको देख लेंगे, जैसे 8/27 कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लग सकता है। बाकी का मैं बिल्कुल कहूंगा कि 8/27 थोड़ा सा लेंदी सवाल हो जाता है। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना, ये थोड़ा सा सरल सवाल रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने ये वाला आपको किया है, 8वें का खा वही कीजिए जो सरल है। अपने आप में तुर्रम खा 30 मार खा नहीं बनना है, ठीक है ना। जो सरल सवाल लगे वही कीजिए। और फिर समाकलन के लिए ये सवाल दे रहे हैं कोई एक खंड करने के लिए, तो मैंने 9वीं का का लगा दिया है। ध्यान रखिए समाकलन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल मान के चलिए कि 25 से 30 नंबर का आपको सिर्फ समाकलन देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आप ये मान के चल सकते हैं। या फिर आप कह लें कि 20 से 30 नंबर, 25 तो ज्यादा हुए, 20 से 30 नंबर के आसपास का आपको समाकलन हर हाल में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से, अब इसमें आपको अथवा वगैरह कुछ नहीं डालना है, क्योंकि अथवा वगैरह कुछ होता भी नहीं है। आपको तो डालना है प्रश्नोत्तर 7वीं का था, कोई अंडरलाइन नहीं कीजिए, सॉल्यूशन किया, हल किया, और भाई साहब XYZ निकालने के लिए कह रहा है। XYZ हम लोगों ने यहाँ पर शानदार तरीके से एक सेकंड इस तरीके से शानदार वाले यहाँ पर निकाल दिए, और अंत में मेरे पास ये XYZ का मान आ गया। एक बात जरूर याद रखिएगा, हर बच्चा इस बात को ध्यान रखे कि जैसे ही XYZ का मान आए तो क्या करना है, क्या सिखाया है, क्या बताया है कि जैसे ही XYZ का मान आ जाएगा, जैसे ही आपके पास XYZ का मान आ जाएगा, वैसे ही रफ में जाके उत्तर की जांच भाई साहब कर लेनी है। उत्तर की जांच भाई साहब आपसे बहुत ज्यादा विनम्र निवेदन, सविनय विनम्र निवेदन है ये मेरा कि XYZ का मान निकालने के बाद उत्तर की जांच जरूर करके आओगे, ताकि कंफर्म हो जाए और टीचर आपको 8 नंबर फेंक के मार के जाए कि बेटा ले, पूरे में पूरे ले नंबर, पूरे तेरे को पूरे देंगे नंबर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 7वें का खा हो गया, देखिए कुछ नहीं लगा, 2 पेज में, 1 और 2 पेज में ये पूरा का पूरा सवाल हल हो गया। इसके बाद प्रश्नोत्तर 8वीं का खा मैंने करने गया। 8वीं के खा के लिए अवकल समीकरण कैसा है, रैखिक अवकल समीकरण है, शानदार वाला। मैंने IF निकाला, IF निकालने के बाद सूत्र लगाया बहुत अच्छी तरीके से, और ये इतना आपका यहाँ पर हो गया। ज्यादा जरूरी है यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन जरूर खींच दें, आखिरी में 3 से 4 अगर लाइनें बच जाती है। इसके बाद हम लोग आ गए और खत्म करने के लिए प्रश्नोत्तर 9वें का, और ये भाई साहब सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको भी पता है NCERT का एग्जाम्पल है, कई बार आया हुआ सवाल है हर साल पेपर में। अगर मैं 2023 की बात कर लूं तो भाई साहब ये सवाल 2023 में 3 पेपरों में पूछा गया, समझ लीजिए। 7 पेपर होते हैं आपको पता है, जैसे यूपी बोर्ड में 7 पेपर में से 3 पेपर में यही सवाल पूछ लिया गया था। इस बात को समझिए, 0 से π/2 log sin x, ठीक है। तो समाकलन आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी। अगर आपका पूरा टारगेट 100 में 100 का है तो समाकलन के लिए ये जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको भाई मुझे उम्मीद है पूरी ये सवाल आपको अच्छी तरीके से रट गया होगा, अच्छी तरीके से पता है ना। तो ये सवाल आपके पास इस तरीके से मैंने यहाँ पर फाइनली कर दिया। और जब ऐसा करो, मतलब यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब अंत में एक काम कीजिएगा, जब आपके पास हो जाए तो बढ़िया तरीके से इसके बाद फिर अंत में आप अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्यों कि भाई साहब कहानी में क्या हो गया भाई, मामला आपका फिनिश हो गया, ठीक है। और आखिरी में बस एक बात और मुझे तुम लोगों से कहना है, अच्छी तरीके से भाई बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, खास तौर से बढ़िया तरीके से लग के काम कीजिए। आराम से, आपके पास वक्त ही वक्त है, ठीक है, उस समय का पूरा इस्तेमाल कीजिए। अब जब आपका भाई साहब ध्यान रखिए इस बात को, जब आप जो पेपर है 2.5 घंटे के अंदर 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे के अंदर जैसे ही आपने पेपर खत्म कर लिया, तो पेपर लेके भाई साहब, पेपर लेके सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ के, कि कहीं आपने सवाल तो गलत नहीं नोट कर दिया, कहीं आपने सवाल तो गलत नहीं लिख दिया। पेपर में एक सवाल को अच्छी तरीके से देखोगे और उसके बाद एक स्टेप को सही से चेक करते हुए कॉपी को खत्म करोगे। फिर जब आप पेपर अपना कंप्लीट कर लो, फिर कॉपी को सजा लें। सजाने का मतलब ये है कि कुछ नहीं करना आपको, तो यहाँ एक अंडरलाइन इस तरीके से खींचते जाना है, ठीक है ना। और ये काम बाद में करने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद सजा लो, 1 लाइन की जगह 2 लाइन खींच लो,
कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अरे एक लाइन की जगह 2 लाइन खींच लो, इस तरीके से खींच लो, ठीक है। सजाना है ना, अच्छी तरीके से सजाओ, कॉपी अच्छी दिखने लगेगी, इस तरीके से सजा लो, ठीक है। अब इस तरीके से कर लो। और फिर हाशिए की बात है, लो हाशिए में भी एक और लाइन खींच लो, ठीक है। हाशिए में भी एक और लाइन खींच लो, सुंदर दिखने लगेगा। समझ गए इस बात को? हाशिए में भी एक लाइन खींच लो, ठीक है। तो लो, और सुंदर दिखने लगी कॉपी को सुंदर बनाना है ना, कॉपी को साफ सुथरा बनाना है, अच्छी बात है। लेकिन ये काम कब करना है? ये कॉपी को सजाने का काम बाद में करना है। और कॉपी को अगर सजाना है और ज्यादा कलाकारी आपको दिखानी तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे बना लो, इस तरीके से लिख दो, लो इस तरीके से सजा दो कॉपी को, लो भाई सब, ठीक है। तो ये अननेसेसरी काम है, ये अननेसेसरी काम अंत में कीजिएगा, बाद में कीजिएगा। और कुछ इस प्रकार से बाद में आप कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए भाई, बराबर का निशान लगाना मत भूलिएगा। ये चीज ध्यान रखिए, बराबर का निशान हर कोई लगाएगा। और उसके बाद और सजाना तो आप इस तरीके से कर सकते हो भाई, ऐसे लो बना दो, ऐसे बना दो, लो इस तरीके से बना दो और इसमें अंदर कलर भर दो, ठीक है। स्केच पेन ले जाना, नीला स्केच पेन, और नीले स्केच पेन से भर देना, लो इस तरीके से, इस तरीके से सजा देना। जैसा सजाना चाहो फिर बाद में वैसा सजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सजाने का काम बाद में करना, जब आपके पास समय हो, जब आपने कॉपी एकदम अपनी परफेक्ट तरीके से चेक कर ली हो, संतुष्ट हो गए हो कि जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने सवाल लगाया है, एक तो वो सवाल जो मैंने किया है वो प्रश्न सही लिखा है, जो आपको दिया है वो सही क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिखा है, और मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज परफेक्ट तरीके से, पूरी तरीके से कंप्लीट की है। और अंत में भाई मैं आपके लिए यही कहूंगा कि नींद का कत्ल करना होता है तब जाकर ख्वाब पूरे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही हम लोग डेली के डेली शाम को 7 बजे आ रहे हैं। शाम को 7 बजे आपकी महा मैराथन क्लास चल रही है, और इस महा मैराथन क्लास का भरपूर से भरपूर आप iस्तेमाल कीजिए, भरपूर से भरपूर इसका उपयोग कीजिए बढ़िया तरीके से। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कम से कम 10 दोस्तों को ये वीडियो हर हाल में भेजना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ में खुद नहीं करना है, आस पड़ोस में, घर में जितने भी मोबाइल हैं, जितने भी अकाउंट हैं, सब जगह, किराने की दुकान में, दूध वाले भैया के पास, ब्रेड वाले भैया के साथ, हर किसी को चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कराना है। इतना आपको मेरे लिए करना है, और मैं आपके लिए कृष्ण बना रहूंगा, अंत तक इस महायुद्ध में आपके लिए लड़ता रहूंगा। इसी के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।